Hello everyone, hope you're doing well. Today I'm going to discuss a very interesting chapter and the name of the chapter is Breathing and Exchange of Gases. Okay, so before starting the chapter, let me just give you some overview कि हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे and why this chapter is so important for us. Okay, so in the last class we have discussed about the digestion. हमने पढ़ा था digestion के बारे में, digestive system को देखा था और हमने देखा था जो फूड होते हैं उसे हमें डाइजेशन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होते हैं और हम उस लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और ये इस फूड से हम एनर्जी डिराइव करते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन फूड से एनर्जी को डिराइव करने के लिए हमें एक चीज़ की और ज़रूरत होती है और वो जो है वो है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर कैसे आती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। As you have read earlier, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities. जो फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी का वो कह रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ऑक्सीजन किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस ऑक्सीजन के हेल्प से वो क्या करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद इससे एनर्जी डिराइव करते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या होगा? अब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आया, हमने ग्लूकोज का क्या करा, ब्रेक डाउन करा। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने में या फिर जो दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे सेल में, इन सब में जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, बाई प्रोडक्ट यानी कि वैसा मटेरियल जिसकी हमारे सेल्स की ज़रूरत नहीं है। सेल्स को अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो सेल्स क्या करेगा? सेल्स उसको बाहर रिलीज आउट कर देगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें मैक्सिमम का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ता है तो ये हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस है। तो ज़रूरी है कि जो सेल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो इन्वायरमेंट है हमारा उसमें रिलीज करें। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, तो क्या होगा, हम इसे रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है बाहर से यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेकर आना, अपने बॉडी के अंदर लाना और हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बाहर रिलीज कर देना, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। ठीक है, so carbon dioxide which is harmful is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided. ये वर्ड है continuously provided, ये important है। देखो क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर वक्त होता है। ऐसा नहीं कि आप अभी सो रहे हो, आप आराम कर रहे हो तो आपके बॉडी के जो सेल्स है वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपका हार्ट बीट कर रहा है, किडनी यूरिन को फिल्टर कर रही है। ठीक है, यानी किडनी ब्लड फिल्टर कर रही है और यूरिन प्रोड्यूस कर रही है। ये तब भी होता है जब आप नींद में होते हो, तब भी होता है जब आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपका जो सेल्स है वो आराम नहीं करता। आराम जब सेल्स नहीं करता है वो कंटिन्यूसली उसे एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो काम कर रहा है। काम कर रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी आएगा फूड से। अब फूड से एनर्जी को डिराइव करने के लिए ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड होना चाहिए सेल्स में। और बाई प्रोडक्ट जो CO2 रिलीज हो रहा है ये भी कंटिन्यूसली बाहर रिलीज आउट होना चाहिए। ओके, so the O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. Okay, this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. और ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज का एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग और कॉमनली हम इसे रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में डिफरेंस होता है। नॉर्मली लोग इसे वाइस वर्सा यूज करते हैं, कभी ब्रीदिंग बोलते हैं, कभी रिस्पायरेशन बोलते हैं, दोनों का मतलब एक्सचेंज है। लेकिन जब एक्सचेंज जो है वो एटमॉस्फेयर और रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बीच में हो रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन जब एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बीच में और हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होता है तो हम इसे बोलते हैं रिस्पायरेशन। मैंने क्या कहा? मैंने बोला
आप यहाँ देखो ध्यान से, मैंने बोला ब्रीदिंग और ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है कि ब्रीदिंग में गैसेस एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बीच में। सो एक दूसरे पेन से ड्रा करते हैं इसको। ओके, सो एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा। कहाँ आएगा? रिस्पायरेटरी ऑर्गन में। कहाँ आ रहा है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन में। रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ह्यूमन बीइंग के केस में रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो ह्यूमन बीइंग के केस में रिस्पायरेटरी ऑर्गन है लंग्स। यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? लंग्स में आ रहा है। और लंग्स में जो CO2 प्रोड्यूस्ड है, मतलब लंग्स में जो CO2 प्रेजेंट होता है, कहाँ से लंग्स में CO2 आता है? हमारे बॉडी सेल्स में जितने भी CO2 प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लंग्स तक। तो लंग्स में जब CO2 होता है, तो इस CO2 को जब हम एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करते हैं, इस एक्सचेंज को बोला जाता है ब्रीदिंग। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ब्रीदिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ही है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। कहाँ होता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन लंग्स, लंग्स ह्यूमन बीइंग के केस में लंग्स से ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन जाता है सेल्स में और यू कैन से टिश्यूज में, ठीक है। सेल्स और टिश्यूज में क्या बन रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शन से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो ये CO2 कहाँ जाता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होगा और रिस्पायरेटरी ऑर्गन से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। सो अगर एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर और रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बीच में, हम इसे बोलेंगे ब्रीदिंग। और अगर एक्सचेंज हो रहा है रिस्पायरेशन, एक्सचेंज हो रहा है रिस्पायरेटरी ऑर्गन और सेल्स के बीच में, तो हम इसे बोलते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ब्रीदिंग के बीच में और रिस्पायरेशन के बीच में, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. अब एक एक्सपेरिमेंट है, आप अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखो, आपको फील होगा कि जो आपका चेस्ट है वो ऊपर मूव कर रहा है और फिर नीचे मूव कर रहा है, फिर ऊपर मूव कर रहा है, फिर नीचे मूव कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। तो ये क्यों मूव, ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, नीचे की तरफ मूव हो रहा है? इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? कैसे हो रहा है? ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया, ह्यूमन बींग्स के केस में रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। तो क्या ये जो लंग्स है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लंग्स ही रिस्पायरेटरी ऑर्गन है? जैसे कि अगर मैं बात बात करूँ लिजर्ड की, या फिर मैं बात करूँ क्रोकोडाइल की, या बर्ड्स की, या फिर मैं बात करूँ लोअर इन्वर्टेब्रेट जैसे कि स्पंजेस की, तो क्या इन सब में लंग्स ही रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है? नहीं। इसको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपको गर्मी लगती है, गर्मी लगते हुए तब क्या करते हैं? बहुत जो हाई फाई लोग होते हैं, जो AC अफोर्ड कर सकते हैं, वो AC ऑन करते हैं। लेकिन जो AC अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कूलर ऑन करते हैं। और जो कूलर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं? वो फैन ऑन करते हैं। सिमिलरली, अगर हम बात करें अपने एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, हमें पता है जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल में है, ठीक है। मोस्ट इवॉल्व्ड है, तो मोस्ट इवॉल्व्ड है, आप इसको समझो कि ये बहुत अमीर है, ठीक है। बहुत अमीर है, वो AC अफोर्ड कर सकता है, यानी कि बहुत इवॉल्व्ड है ह्यूमन बींग्स, तो वो क्या कर सकता है? लंग्स को अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि स्पंजेस, या फिर वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लंग्स क्या है? लंग्स एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन को अफोर्ड कौन कर सकता है? वही जिसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। अंडरस्टूड? ओके। सो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब में डिफर अलग अलग होता है। और क्यों अलग होता है, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे।
So mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and level of organization. किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है mechanism of breathing habitat पे और level of organization पे. habitat का मतलब होता है वो इन्वायरमेंट जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिशेस की, जो मछली होती है वो कहाँ रहती है? वो रहती है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में. एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जस्ट मछली के ऊपर क्या होगा? पानी. उसके नीचे क्या होगा? पानी. दाएं बाएं हर जगह पानी होगा. मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? पानी है. तो वो कैसे ऑक्सीजन को लेगा? वो लेता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है और इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को फिशेस जो है वो यूज करती है अपने ब्रीदिंग के लिए. ठीक है. तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है. जैसे टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्यों यूज करेगी? नहीं यूज करेगी. उनके पास तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो भरा हुआ है. ठीक है. तो टेरेस्ट्रियल में जो रहेंगे वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेंगे और जो एक्वेटिक में रहेंगे वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे. तो हैबिटेट पर डिपेंड करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो सेलुलर लेवल के होंगे वो लंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. तो कौन से लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, या वो सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, इस पर डिपेंड करता है. ओके. सो नेक्स्ट, लोअर इनवर्टेब्रेट्स जैसे कि स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म etc एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को. कौन करते हैं? स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म. स्पंजेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म. ओके. नेक्स्ट, ओवर द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस. क्योंकि आपको पता है ये जो लोअर इन्वर्टेब्रेट्स होता है स्पंजेस, ये पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं. सिलेंट्राटा प्लेटफॉर्म जो है, इन प्लेटफॉर्म जो है उनका क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये ऑर्गन को एफोर्ड नहीं कर सकते. तो ये जो डिफ्यूज करते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं. ओके. सो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है जब ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, हम उसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब होता है जब कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है. अब क्योंकि हम यहाँ पे बात करें गैसेस एक्सचेंज की, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है एटमॉस्फेयर में. तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर कम है. तो गैस कहाँ से कहाँ आएगी? गैस आएगी एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है. अब हमारे बॉडी के अंदर CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन? 0.03%. ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर उससे ज्यादा होता है. तो ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन का बेसिकली बस इतना मतलब होता है जब कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करती है. हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. अब क्योंकि हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की. तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ आएगा? बॉडी में आएगा. ठीक है. बॉडी में क्या ज्यादा है? बॉडी में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगा? बॉडी से निकलकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. ठीक है. ये होता है सिंपल डिफ्यूजन. तो स्पंजेस, सिलेंट्रेट और फ्लैट बॉम्ब में क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और ये सिंपल डिफ्यूजन उनके पूरे इंटायर बॉडी सरफेस पे होती है. ठीक है. मतलब हर एक सेल अपना एक्सचेंज खुद से कर रहा है. ये नहीं कि हाथ वाले जो सेल्स है वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो पैर वाले नहीं कर रहे, हाथ वाला ही पैर को देकर. नहीं, हाथ वाले सेल्स भी अपना एक्सचेंज खुद करेंगे, पैर वाले सेल्स भी अपना एक्सचेंज खुद करेंगे. ठीक है. तो सिंपल डिफ्यूजन सबसे पहला रिस्पायरेटरी ऑर्गन था. अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो जनरल बॉडी सरफेस है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा इवॉल्व हुआ. अब जनरल बॉडी सरफेस पे थोड़ा सा इवोल्यूशन के बाद आया मॉइस्ट क्यूटिकल.
मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल का मतलब है जब बॉडी के ऊपर एक पतली सी लेयर आती है, बॉडी के ऊपर जब पतली सी लेयर आती है और वो जो लेयर होता है वो मॉइस्चर को मेंटेन करती है उस ऑर्गेनिज्म में, और साथ ही साथ वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, तो हम उसे बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। और ये प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म में। किसमें प्रेजेंट होता है? अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो जो दूसरा है वो है मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल से थोड़ा सा और एडवांस हुआ तो आता है मॉइस्ट स्किन। अब हमने क्यूटिकल को हटा दिया, हम बॉडी सरफेस से नहीं करेंगे, हम क्यूटिकल से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्किन से करेंगे। डायरेक्ट स्किन से करेगा तो कौन करेगा? डायरेक्ट स्किन से करता है ऑर्थ्रोपोड, जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में फ्रॉग, फ्रॉग करेगा डायरेक्ट स्किन से। ठीक है, ये आपको लाइन लिखा हुआ है नीचे, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस जो थोड़ा सा हमने हाई, मतलब थोड़ा सा और इवॉल्व हुए, मॉइस्ट क्यूटिकल पे आए, मॉइस्ट क्यूटिकल से थोड़ा सा और इवॉल्व हुए, फिर आए मॉइस्ट स्किन पे। अब मॉइस्ट स्किन से थोड़ा सा और इवॉल्व होंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आता है ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या आता है? ट्रैकियल ट्यूब्स। देखो क्या होता है बच्चे, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होता है। स्पाइरेकल एक समझो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स पड़े हैं, उनमें से एक स्पाइरेकल डाल दिया वहां पर, जो आसपास का सेल्स है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसे स्पाइरेकल्स में डालेगा और स्पाइरेकल से ऑक्सीजन को लेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक एरिया में सेल्स है, वहां से स्पाइरेकल्स में आया, स्पाइरेकल से एक ट्यूब के थ्रू मेन ऑर्गन पे जाकर एक्सचेंज करता है। तो जब ऐसे ऐसे स्पाइरेकल्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। ओके, अब ट्रैकियल ट्यूब से थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो और एडवांस्ड और थोड़ा सा डेवलप्ड आया गिल्स। गिल्स किस में प्रेजेंट होता है? गिल्स का काम होता है डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने का। अब बताओ डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? डिजोल्व ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है हमारे वैसे इन्वायरमेंट में जो एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म गिल्स का यूज करेंगे, यानी कि वैसे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं और एम्फीबियंस लैंड पे भी रहते हैं। तो वैसे एम्फीबियन जैसे कि लार्वा हो गया तो उनमें क्या होगा? गिल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो फिशेज होती हैं उनमें भी गिल्स प्रेजेंट होता है। गिल्स हो गए किसमें? फिशेज में होती है। ठीक है, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसमें भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो मलस्कस होते हैं, मलस्कस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक है, उनमें भी गिल्स प्रेजेंट है। सो गिल्स आर यूज्ड बाय most of the aquatic arthropods as well as molluscas। इसके साथ ही साथ जो गिल्स है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? वो प्रेजेंट होता है, अगर वर्टेब्रेट्स की बात करें तो फिशेज होते हैं, जो फिशेज जो हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, गिल्स से थोड़ा सा और एडवांस बढ़े, मतलब मोस्ट एडवांस, इससे ज्यादा एडवांस अभी तक कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये किसमें प्रेजेंट होगा? ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट होगा हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। और इस जो मोस्ट इवॉल्व रिस्पायरेटरी ऑर्गन है इसे बोलते हैं लंग्स। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लंग्स। लंग्स क्या है? लंग्स जो है एक वैस्कुलराइज्ड बैग है। वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है, वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर है यानी कि इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगा। लंग्स में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। vascularized bag called lungs are used by the terrestrial form for the exchange of gases। किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है रिप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। सो रिप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या हुआ? रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये कैसे करेंगे? ये करेंगे लंग्स के थ्रू। ओके, तो अभी तक मैंने क्या बताया? हमने डिस्कस करा सबसे पहले हमने डिस्कस करा जनरल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज हो रहा है। जनरल बॉडी सरफेस से थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमने डिस्कस करा ये जो एक्सचेंज है वो होगा मॉइस्ट क्यूटिकल से। तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी ऑर्गन में हमने देखा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन
रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, और इसमें सबसे पहले हमने देखा जनरल बॉडी सरफेस। हमने क्या देखा? हमने देखा जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस किस में प्रेजेंट था? जनरल बॉडी सरफेस जो था वो प्रेजेंट था हमारे किस में? वो प्रेजेंट था जो लोअर इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म में। ओके, सो फॉर एग्जांपल स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म में, फ्लैट वर्म। ओके, स्पंजेस क्या होते हैं? स्पंजेस होते हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा फालम से बिलोंग करते हैं स्पंजेस। ठीक है, पॉरीफेरा। ओके, नेक्स्ट जनरल बॉडी सरफेस से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने देखा जनरल बॉडी सरफेस के बाद आता है जो इससे थोड़ा इवॉल्व होता है, उसे बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि अब बॉडी के ऊपर एक पतली सी लेयर आ गई है, और वो लेयर जो है वो बॉडी को मॉइस्चर मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, साथ ही साथ एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। ठीक है, और ये जो मॉइस्ट क्यूटिकल है ये बच्चे किस में प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था हमारे अर्थवॉर्म में। किस में प्रेजेंट था? अर्थवॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। चीज़ों को रिपीट करते रहे। बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी में हम जितने ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे दिमाग में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनते हैं। जनरल बॉडी सरफेस रिस्पायरेटरी ऑर्गन है किसका? स्पंजेस, सिलेंट्राटा, फ्लैटवर्म, अर्थवर्म किसका? ठीक है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आपसे पूछेगा नीचे दिए गए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है या फिर कितने ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी जनरल बॉडी सरफेस प्रेजेंट है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन स्पंज, सिलेंट्राट, फ्लैटवर्म, अर्थवर्म। तीन में प्रेजेंट है किसमें? स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, हम एक भी क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल किस में प्रेजेंट है? अर्थवर्म में प्रेजेंट है। मॉइस्ट क्यूटिकल के बाद जो थोड़ा सा और इवॉल्व आया वो क्या आया? मॉइस्ट क्यूटिकल के बाद हमने करा कि अब जनरल बॉडी सरफेस हटाओ, अब क्यूटिकल हटाओ, अब हम डायरेक्ट स्किन से करेंगे। तो मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन। ठीक है, मॉइस्ट स्किन किस में प्रेजेंट? मॉइस्ट स्किन जो है वो हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। किस में? मॉइस्ट स्किन हेल्प करता है जो फ्रॉग होते हैं उनमें। ठीक है, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग्स में प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट, मॉइस्ट स्किन के बाद थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ। इवॉल्व होने के बाद मॉइस्ट स्किन के बाद क्या आया? मॉइस्ट स्किन के बाद आता है ट्रैकियल ट्यूब्स। तो जो हमारा फोर्थ रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो है ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्स में हमने क्या डिस्कस करा था? ट्रैकियल ट्यूब्स में हमने डिस्कस करा था कि इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स जो है वो फॉर्म करेंगे नेटवर्क, और उस नेटवर्क को हमने बोला ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था इंसेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैकियल ट्यूब से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा फिफ्थ जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो, और उसे हमने बोला गिल्स। गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक में। एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज करते हैं गिल्स। क्यों? क्योंकि इन्हें डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो गिल्स किस में प्रेजेंट होगा? वैसे ऑर्गेनिज्म में जो कि पानी में रहेंगे, जैसे कि इसमें सबसे पहला हमें ध्यान आता है एग्जाम्पल कौन सा? हमें ध्यान आता है कि इसके लिए तो सबसे पहले आएगा फिशेस, मछली पानी में रहती है, उसमें क्या होंगे? गिल्स होंगे। ठीक है, फिशेस के अलावा कौन कौन से होते हैं जो गिल्स को यूज करेंगे? तो फिशेस के अलावा गिल्स को यूज करने वाले जो होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स। कौन होते हैं? एक्वेटिक, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, ऑर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स क्यों बोला? क्योंकि जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी होते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होंगे वो क्या यूज करेंगे? वो ट्रैकियल ट्यूब्स यूज कर लेंगे। लेकिन वैसे ऑर्थ्रोपोड जो पानी में रहते हैं वो यूज करेंगे गिल्स। ठीक है, तो एक्वेटिक जो होते हैं एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, फिशेस, और इसके साथ साथ मोलस्कास, मोलस्कास। ठीक है, ये क्या यूज करेंगे? ये भी यूज करते हैं
गिल्स। नेक्स्ट गिल्स से थोड़ा सा एडवांस हुए तो जो ऑर्गन आता है वो मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गन है अभी तक का हमारे एनिमल किंगडम में, और इसे हमने बोला लंग्स। क्या बोला? लंग्स। और लंग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिनका होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिनका होगा वो यूज करेंगे लंग्स। क्या यूज करेंगे? वो यूज करेंगे लंग्स। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसका होगा? रिप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का। फॉर एग्जाम्पल रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, समझ आया? सो रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल जो हैं वो यूज करेंगे लंग्स को। Okay, so that was it. I hope you have understood the explanation very well. Thank you.